किसी भी लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टीज की भूमिका बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि अक्सर उनकी आलोचना भी खूब होती है। तो आज हम भारत की पॉलिटिकल पार्टीज की इसी कॉम्प्लेक्स दुनिया को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करेंगे। समझेंगे कि ये पार्टियां आखिर हैं क्या, काम कैसे करती हैं और इनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। चलिए, इसको समझने के लिए एक स्पोर्ट्स लीग का एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए कि पॉलिटिकल पार्टीज टीमों की तरह हैं। ये सब अलग अलग लेवल पर कंपटीशन कर रही हैं। कुछ टीमें सिर्फ अपने राज्य में खेलती हैं, जबकि कुछ नेशनल चैंपियन बनने का सपना देखती हैं। पर सवाल यह है कि कोई टीम स्टेट लेवल से नेशनल लेवल तक पहुंचती कैसे है? लीग और चैंपियनशिप की बात करने से पहले आइए खेल के बेसिक रूल्स को समझ लेते हैं। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी असल में होती क्या है और एक डेमोक्रेसी में इसका रोल क्या होता है। देखिए, ये परिभाषा एकदम सटीक है। एक पॉलिटिकल पार्टी असल में एक जैसे विचार रखने वाले लोगों का एक ऑर्गेनाइज ग्रुप है। इनका सबसे बड़ा और सीधा सा लक्ष्य है चुनावों के जरिए लोगों का सपोर्ट हासिल करना, सरकार बनाना और फिर अपनी पॉलिसीज को लागू करना। ये जो पॉइंट्स हैं, ये एक तरह से डेमोक्रेसी की पूरी मशीनरी को दिखाते हैं। पार्टियां चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करती हैं, अपनी नीतियां और प्रोग्राम जनता के सामने रखती हैं। जो जीतता है वो सरकार बनाता है और जो हारता है वो विपक्ष बनकर सरकार पर नजर रखता है। और हाँ, ये पार्टियां ही हैं जो जनता की राय को एक शक्ल देती हैं और आम नागरिक और सरकार के बीच की एक बहुत जरूरी कड़ी बनती हैं। तो जैसा हमने स्पोर्ट्स लीग की बात की थी, सारी पार्टियां एक ही लेवल पर नहीं खेलती। भारत का चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन पार्टियों को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी का दर्जा देता है। चलिए अब देखते हैं कि ये तय कैसे होता है। तो ये है वो नियम जो इलेक्शन कमीशन ने बनाए हैं। एक स्टेट लेवल की टीम मतलब रीजनल पार्टी बनने के लिए किसी पार्टी को विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट और 2 सीटें जीतनी पड़ती हैं। लेकिन नेशनल चैंपियन बनना वो एक बिल्कुल अलग लेवल का खेल है। इसके लिए लोकसभा चुनाव में या फिर 4 अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव में 6% वोट और साथ ही लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतना जरूरी है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा जंप है। अब सवाल ये उठता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज का रोल इतना साफ है, तो फिर अक्सर लोग इनसे इतने निराश और नाराज क्यों रहते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी खेल की तरह यहां भी कुछ फाउल होते हैं। आइए अब उन 4 बड़ी चुनौतियों को नजर डालते हैं जिनका सामना आज भारत की ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है। पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है पार्टियों के अंदर ही डेमोक्रेसी की कमी। इसका सीधा सा मतलब है कि ज्यादातर पार्टियों में सारी शक्ति बस कुछ ही लोगों के हाथों में सिमट कर रह गई है। जब पावर सिर्फ कुछ टॉप नेताओं के हाथ में होती है, तो पार्टी के आम कार्यकर्ताओं की आवाज दब जाती है। उन्हें पता ही नहीं होता कि पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। सारे बड़े फैसले बंद दरवाजों के पीछे बिना उनसे पूछे ले लिए जाते हैं और इसी से पार्टी के अंदर एक तरह का असंतोष पैदा होता है। दूसरी चुनौती पहली वाली से ही जुड़ी हुई है और वो है वंशवाद यानी डायनेस्टिक सक्सेशन। जब पार्टी का नेतृत्व एक ही परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। ये वंशवाद डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये टैलेंट पर नहीं बल्कि सरनेम पर चलता है। इससे उन काबिल नेताओं को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। सोचकर देखिए, हम सबने ये देखा है कि कैसे कई बार कम अनुभव वाले लोग भी सिर्फ अपने परिवार के नाम की वजह से बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं, जबकि सालों से जमीन पर मेहनत कर रहे कार्यकर्ता पीछे ही रह जाते हैं। तीसरी चुनौती है चुनावों में पैसे और मसल पावर का बढ़ता इस्तेमाल। जैसे जैसे चुनाव और महंगे होते जा रहे हैं, पार्टियों की निर्भरता अमीर उम्मीदवारों और उनके पैसों पर भी बढ़ती जा रही है। ये एक बहुत ही खतरनाक साइकिल है। पार्टियां अक्सर उन लोगों को टिकट देती हैं जो चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं। और ये पैसा कहां से आता है? अमीर लोगों या बड़ी कंपनियों से, जो बाद में सरकार की नीतियों को अपने फायदे के लिए प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। और तो और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कई बार तो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को भी मैदान में उतार दिया जाता है। और चौथी चुनौती है हम वोटर्स के लिए सार्थक विकल्पों की कमी। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनके बीच अब कोई खास अंतर बचा ही नहीं है। पिछले कुछ सालों में खास तौर पे इकोनॉमिक मुद्दों पर बड़ी पार्टियों की नीतियों में काफी समानता आ गई है। इससे उन वोटर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है जो कुछ अलग या नया चाहते हैं। जब सारे ऑप्शन एक जैसे ही लगने लगें, तो लोगों का वोटिंग से भरोसा उठ सकता है। उन्हें लगने लगता है कि उनके एक वोट से क्या ही फर्क पड़ेगा। तो इन चुनौतियों से निपटा कैसे जाए?
क्या इस खेल के नियमों को बदलकर इसे और फेयर बनाया जा सकता है? अच्छी बात यह है कि कुछ सुधार किए गए हैं और कुछ पर अभी भी विचार चल रहा है। चलिए देखते हैं कि अब तक क्या क्या किया गया है। सबसे पहले दल बदल रोकने के लिए एक एंटी डिफेक्शन कानून बना। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति और क्रिमिनल रिकॉर्ड का ब्यौरा देना पड़ता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। और तीसरा, इलेक्शन कमीशन ने पार्टियों के लिए अंदरूनी चुनाव कराना और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी कर दिया है। पर सच तो यह है कि इन सब का असर अभी भी लिमिटेड है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। कुछ बड़े सुझाव ये हैं, एक ऐसा कानून बनाया जाए जो पार्टियों के अंदरूनी मामलों को रेगुलेट करे। महिलाओं को राजनीति में आगे लाने के लिए कम से कम 1/3 टिकट उनके लिए रिजर्व किए जाएं और चुनावों का खर्चा सरकार उठाए ताकि काले धन का इस्तेमाल कम हो सके। ये कुछ ऐसे बड़े आइडियाज हैं जिन पर लगातार बहस होती रहती है। लेकिन सिर्फ कानून और नियम बना देना ही काफी नहीं होता। असली बदलाव तब आता है जब आम नागरिक इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि राजनीति कोई ऐसा खेल नहीं है जिसे सिर्फ साइड में बैठकर देखा जाए। तो हम सब 2 तरीकों से बदलाव ला सकते हैं। एक, बाहर से दबाव बनाकर, जैसे कि पिटिशन, प्रोटेस्ट और मीडिया के जरिए। और दूसरा, खुद पॉलिटिकल पार्टियों में शामिल होकर और उन्हें अंदर से सुधारने की कोशिश करके। आखिर किसी भी लोकतंत्र की क्वालिटी इस बात पर ही निर्भर करती है कि उसके नागरिक कितने जागरूक और एक्टिव हैं। और यहीं पर हम इस आखिरी सवाल पर आते हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टियां हमारे समाज का ही आईना है, तो ये हम पर निर्भर करता है कि उस आईने में हम कैसी तस्वीर देखना चाहते हैं। ये सोचने वाली बात है ना? हमारे साथ इस विषय को समझने के लिए धन्यवाद।